तो अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद गणेश जी का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है जेमिनी का, है ना। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग पुराने हैं उनको तो मालूम है, वो तो बार बार देखते हैं इसको। तो नए लोगों के लिए कुबेर एस्ट्रो सॉल्यूशंस हमारी संस्था है, स्कूल है ना, जो कि ओकल्ट स्टडीज में और सॉल्यूशनिंग में काम करती है। और ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं आप लोगों की तरह, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, है ना, लेकिन आप लोगों की तरह ही मैं भी एक रिसर्चर हूँ। ज्ञान की खोज में घूम रहा हूँ मैं भी आपकी तरह। तो जेमिनी अब हम शुरू करने जा रहे हैं। जेमिनी में ये कुछ तथ्य हैं जिनको हम छुएंगे, जिनको कवर करेंगे। कोर्स कंटेंट रहेगा हमारा, जिसमें कार का कंसिडरेशन करेंगे, उसके साथ साथ कारकांक्षा लग्न, कुछ लग्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ेंगे हम। वैसे तो बहुत सारे लग्न हैं, लेकिन मुख्यतः कारकांक्षा लग्न का क्या स्वरूप है, क्या उसके यूजेस हैं, ऐसे स्वांशा और उपपद लग्न और आरुद्ध लग्न, एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा समझेंगे। यही एस्पेक्ट हमें आगे जाके बहुत सारी चीजों में काम आएंगे। वैदिक से थोड़े हटके हैं इसके एस्पेक्ट्स, उनको समझना जरूरी है। और दशाओं की यदि बात करें तो विंशोत्तरी दशा तो अपने आप में कंप्लीट है ही साइंस, लेकिन इसके साथ साथ हमें जैमिनी, महर्षि जैमिनी जी ने योगिनी दशा, चर दशा, स्थिर दशा और निरंजन दशा, वैसे तो इनके 17 दशाएं हैं जैमिनी में, लेकिन मुख्यतः हमें चार दशाओं का, चार में से भी सबसे ज्यादा हम योगिनी को यूज करेंगे। टाइमिंग ऑफ इवेंट में आपको योगिनी देखना बहुत इजी चीजें दिखा देगी, आसानी से चीजें आप देख पाओगे इसमें। बट अलग से नहीं, विंशोत्तरी दशा के विद रिस्पेक्ट, विंशोत्तरी से अलग नहीं है ये, पर हाँ विंशोत्तरी का रिफाइंड वर्जन कह सकते हो आप इसको। तो इसको भी हम समझेंगे। उसके बाद कुछ इवेंट्स को हम इसमें जेमिनी के द्वारा देखेंगे। तो जैसे हमें मालूम है कि जोडिक जो है हमारा एक इमेजिनरी बेल्ट है, 9 डिग्री नॉर्थवर्ड और 9 डिग्री साउथवर्ड, जिसके अंदर हमारे सारे कॉन्स्टलेशंस हैं और सारे प्लेनेट इसी बेल्ट में एक यूनिफॉर्म वे में, एक अपनी अपनी स्पीड के अनुसार सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे से बाहर कोई भी नहीं, प्लेनेट जो है ना मूव नहीं करता। सोलर सिस्टम में हमें मालूम है, ये हमने सब पढ़ लिया, टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स कौन से होते हैं, है ना। जैसे कि मकरी और वीनस जो हैं अर्थ के इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। और अर्थ के बाहर जो प्लैनेट हैं स्पेस में, जैसे मंगल हो गए, जुपिटर, सैटर्न है ना, यूरेनस, नेपच्यून है, ये सब जो है आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। और इनके बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उल्का पिंड, जहां से उल्का जो है ना आते रहते हैं, कॉमेट्स आते रहते हैं और हमारे उसको डिस्टर्ब करते हैं। इसी तरह से अर्थ का एक सब प्लेनेट है मून, है ना। वैदिक में हमने ये अच्छे से इसको कवर किया हुआ है, तो ज्यादा इस पे समय नहीं लेते। 12 राशियां हैं, है ना, 12 ही भाव हैं और 27 नक्षत्र हैं, आपको मालूम है। राशियों के नाम वगैरह भी सब पता है आपको, है ना। और ऑनरशिप भी आपको मालूम है, कौन किस राशि का स्वामित्व किस प्लेनेट के पास है। जैसे मंगल के पास 2 राशियां हैं, ये हमें मालूम है ना। वीनस के पास, बुध के पास, और शुक्र, शनि, बृहस्पति, इनके पास दो दो राशियों का स्वामित्व है। केवल सूर्य और चंद्र के पास एक एक राशि का स्वामित्व है। तो मूवेबल साइन हमें मालूम है कौन से हैं। मेष राशि, है ना, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये चार राशियां कहलाती हैं। जेमिनी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रोल है, साइंस के स्वभाव का। कार्डिनल, है ना, मूवेबल, उसके बाद फिक्स साइन है जैसे हमारे पृथ्वी तत्व राशि जिसको हम बोलते हैं, है ना। फिक्स साइन है 2, 5, 8, 11। और ड्यूअल नेचर, मिक्स साइन 3, 6, 9, 12। जेमिनी में केवल साइन को इतना ही महत्व दिया गया है, इससे ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है देखने की। केवल हमें उनके नेचर का, बेसिक नेचर के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जेमिनाई में आस्पेक्ट के ऊपर। इसमें आस्पेक्ट्स कैसे वैदिक से डिफरेंट हैं। वैदिक में आपने पढ़ा था कि हर प्लेनेट के पास सातवीं दृष्टि होती है, एक कॉमन दृष्टि है। उसके अलावा कुछ प्लैनेट्स के पास कुछ स्पेशल आस्पेक्ट्स हैं। याद है किसी को, कोई बताएगा। ये सर जैसे मार्स के पास है, और सैटर्न।
सेकंड। मार्स के पास कौन कौन से स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम सेवंथ एस्पेक्ट? 4 8 चौथी, 4 8। सॉरी 8। फोर्थ एंड एट्थ, है ना? शनि मंगल और गुरु के पास अलग अलग एक्स्ट्रा गुरु के पास 7 5 9 किया है। है सर। है ना? जैसे 7 बृहस्पति 5 के पास 9। पांचवी दृष्टि और नौवीं दृष्टि है स्पेशल, है ना? और शनि के पास थर्ड एंड टेंथ। थर्ड एंड टेंथ एस्पेक्ट है, जो कि स्पेशल एस्पेक्ट में की कैटेगरी में आता है। परंतु जेमिनी में ऐसा नहीं है। जेमिनी, महर्षि जेमिनी ने प्लैनेट्स को डिफरेंट वे में देखा, डिफरेंट वे में उनके एस्पेक्ट्स को उन्होंने हमें समझाया, हमें बताया, जो कि सटीक काम करते हैं। उनकी थ्योरी भी काम करती है। उसको समझते हैं कैसे। अब इसमें केवल राशियों के जो नेचर है ना, उसको समझ लो। चर राशियां, स्थिर राशियां और द्विस्वभाव राशियां, मोटा मोटी तीन कैटेगरी में उन्होंने बांटा है 1 से 12 राशियों को। मेष राशि से लेके और मीन राशि तक 12 राशियां हमारी। जी। इसमें जो चर राशियां हैं वो आपको मालूम है ना? 1 4 7 10, इनको कार्डिनल साइन कहते हैं या मूवेबल साइन कहते हैं, है ना? और फिक्स साइन कौन से हैं? स्थिर राशियां, 2 5 8 11। और ड्यूअल साइन द्विस्वभाव राशियां 3 6 9 12, है ना? इसी के अनुसार, इन्हीं के ऊपर बेस्ड उन्होंने राशियों का जो थ्योरी है वो हमें दी है। कैसे? कि जो कार्डिनल साइन है, जो चर राशियां हैं, वो किसको देखेंगी? फिक्स राशियों को। किसको देखेंगी? फिक्स राशि। चर राशि देखेगी फिक्स राशि को। यानी कि चर राशि में कोई प्लैनेट यदि बैठा है तो उसकी दृष्टि कहां जाएगी? फिक्स्ड पे। फिक्स साइन पे, राइट? राइट। पर इस पे कैच है। कैच क्या है? कि जैसे एक नंबर चर राशि है और उसके बाद इमीडिएटली दूसरा घर जो है वहां पे स्थिर राशि है 2 नंबर, तो ये इसको, इसके ऊपर दृष्टि नहीं आएगी इसकी। जी। ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट स्थिर राशि कौन सी आएगी? फिफ्थ। कौन सी आएगी? लियो। 5 राशि। सिंह। सिंह। सिंह राशि। तो चर राशि जो है 1 नंबर मेष राशि, इसको नहीं देखेगी। इसके बाद आने वाली जो राशि है, यहां दृष्टि आएगी पहली उसकी। यहां देखते हैं, वो यहां समझते हैं। अब हम बात करते हैं मेष राशि की। चर राशियां यहीं पड़ेंगी, 1 4 7 और 10, जी। है ना? ये चर राशियां हैं। जी। तो पहली चर राशि जो है ये किसको देखेगी? स्थिर राशि को। जी। ये स्थिर राशियां हैं। ये केंद्र में चर राशियां हैं और ये बाहर जो है ये स्थिर राशियां हैं, है ना? तो चर राशि जो है अपने से इमीडिएटली जो सेकंड राशि है स्थिर राशि, इसको नहीं देखेगी। यानी कि इस पर इसका आस्पेक्ट नहीं होगा। इसका आस्पेक्ट कहाँ होगा? लियो। अपने से लियो पे जो सेकंड नेक्स्ट स्थिर राशि होगी ना, सेकंड नेक्स्ट, है ना, उसको देखेगी। प्लस उसके बाद 8 वृश्चिक को। वृश्चिक को देखेगी और उसके बाद एक्वेरियस। यानी कुंभ को। मेष राशि में यदि कोई एक्स प्लैनेट बैठा है आपका, मान लो मेष में आपका सूर्य बैठा है, तो सूर्य की यदि हम दृष्टियों की बात करेंगे, है ना, तो वो उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? एक तो लियो। लियो पे, स्कॉर्पियो। एक्वेरियस। वृश्चिक पे। है ना, वृश्चिक पे और कुंभ पे। केवल यही उनका आस्पेक्ट काम करेगा उस प्लेनेट का जो मेष राशि में बैठा होगा, है ना? कोई भी प्लेनेट हो वहां पर। कोई भी प्लेनेट होगा। ऐसा नहीं है कि जेमिनी वैदिक की तरह नहीं है कि सातवीं दृष्टि है, सातवें घर को देखेगा, या स्पेशल एस्पेक्ट है उसके पास। जैसे बृहस्पति के पास है 5 और 9 का स्पेशल एस्पेक्ट है ना? पांचवी और नौवीं दृष्टि है। मंगल के पास फोर्थ और एट्थ एस्पेक्ट है। और उसके बाद आपका सैटर्न के पास थर्ड और टेंथ एस्पेक्ट है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ केवल राशियां काम करती हैं। राशियों के अंदर जो प्लेनेट बैठा है, राशि एक दूसरे पे आस्पेक्ट डालती है, एक दूसरी राशि पे आस्पेक्ट डालती है। तो मेष राशि के संदर्भ में आपने पढ़ लिया कि जो पहली स्थिर राशि है उसके साथ में उस पे आस्पेक्ट नहीं होगा। उसके बाद जो स्थिर राशि होगी, क्योंकि इसके बाद तो 2 नंबर के बाद ये स्थिर राशि पड़ती है ना, ये डुअल नेचर आ गई, ये फिर चर राशि आ गई, है ना? अब ये बताओ कि सेकंड नेक्स्ट जो चर राशि है वो कर्क राशि है।
कर्क राशि का आस्पेक्ट कोई मुझे बताए किन किन राशियों पर होगा। 8 11 2 11 2 पांच जैसे में हमने नहीं। एक मिनट एरीज की बात की, एरीज ने 5 को देखा, 8 को देखा और 11 को देखा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट राशि है हमारी कैंसर, है ना। तो कैंसर के आस्पेक्ट कौन कौन से साइन पर होगा, किस पे 8 होगा, 11 2 11 2 है ना। 8 क्योंकि 11 क्योंकि इससे नेक्स्ट राशि नेक्स्ट नेचर ये देखेंगे। इसको ये छोड़ देगी, है ना। हम्म। उसके बाद इसका 8 नंबर 8 वृश्चिक राशि 11 पे, 2 है ना, कुंभ पे, और फिर उसके बाद जो टॉरस टॉरस है उस पे इसका आस्पेक्ट रहेगा। सेम एज अगर हम तुला की बात करते हैं, लिब्रा की बात करते हैं, तो लिब्रा में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेगा। लिब्रा किसको छोड़ देगा, 8 को वृश्चिक को छोड़ के नेक्स्ट छोड़कर वृश्चिक को वृश्चिक छोड़ के 11 को कुंभ देखेगा, को, 2 को देखेगा और वृषभ 5 को को और सिंह देखेगा। को देखेगा। इसी तरह से कैप्रिकॉन आखिरी साइन है चर राशि का, इसके आस्पेक्ट 11 पे नहीं आएगा। 11 नंबर राशि पे नहीं आके पहला एस्पेक्ट 2 पे, फिर 5 पे, फिर 8 पे आ जाएगा, है ना। ये यहाँ समझाया इन्होंने। एरीज का जो एस्पेक्ट है वो लियो को करेगा, स्कॉर्पियो को, एक्वेरियस को, है ना। 5 8 और 11 यही है ना, जी 5 8 11। उसके बाद कैंसर की बात करते हैं तो 8 11 2, स्कॉर्पियो 8 नंबर है, एक्वेरियस 11 नंबर है और टॉरस 2 नंबर है ना। ये आ गया कैंसर 8 11 2। और इस तरीके से लिब्रा की बात करें तो 11 2 और 5, ठीक है। जी समझ में आ गया ना, हाँ जी किसी को कंफ्यूजन कोई। क्लियर है। चलो सब इंटेलिजेंट है हमारी क्लास में, है ना। मैं ऐसे ही परेशान हो रहा आपके हूँ। स्टूडेंट है ना इसीलिए अब बॉर्न टैलेंटेड हो आप, है ना। थैंक चलो अब मुझे ये बताओ, ये तो बात हो गई चर राशियों की। अब कोई ये बताओ कि स्थिर राशियां किसको देखेंगी। सर वो अपनी सर को ऑपोजिट उसको छोड़ के बाकी उसको देखेंगे। सर चार या राशियों को देखेंगे। जैसे 2 3 2 मैं लिख 5 देता हूँ 8 6 7 8 9 10 11 12। ये तो पहले हमने इनको पकड़ा था। अब हम बात करते हैं स्थिर राशियों की। स्थिर राशियों के 2 आस्पेक्ट कहाँ 5 कहाँ काम करेंगे, और यहाँ से मत पढ़ लेना, चलाक हो हाँ आप लोग जैसे बड़े, कि है ना। टॉरस का वो टॉरस का जाएगा 4 7 10 पे 1 पे है? नहीं देखना। यस सेम रूल अप्लाइज है। 4 7 10 लेकिन डुअल पे क्यों नहीं जा रहा है फिर? हाँ मैं ड्यूल ये का डुअल लगा को देखेगा। है, किसको देखेगा। डुअल को ही देखेगा। ड्यूल को दी। क्या बात है मनीषा जी, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, क्या बात है ना। थैंक यू। देखो कॉस्मिक अवेयरनेस। देखो चर राशियां जो है ना ये देखती हैं स्थिर राशियों को, जो हमने पढ़ा अभी, है ना। स्थिर राशियां देखती हैं चर राशियों को, और जो ड्यूअल हैं, द्विस्वभाव हैं, वो केवल ड्यूअल को ही देखती हैं। उनका एस्पेक्ट केवल ड्यूअल पे ही जाएगा। यानी कि 3 नंबर 6 नंबर 9 नंबर और 12 नंबर, इनका एस्पेक्ट जो होगा वो किन पर होगा, किन पर होगा, 6 9 12 3 का 6 9 वर्गो, 12 पे होगा। हम्म, है ना। और उसके बाद हम्म, इस पे और इस पे। यानी कि यदि हम जेमिनाई की बात करें तो जेमिनाई वर्गों पे 6 नंबर, सैजिटेरियस 9 नंबर और पाइसेस द्विस्वभाव राशि है जेमिनाई, और द्विस्वभाव राशियां को ही ये एस्पेक्ट देगी। ये तीनों द्विस्वभाव राशियां हैं। या यूं मान लो कि अगर ये चर राशि है ना तो ये अपना, है ना, मान लो शादी हो रही है तो ये अपना रिश्ता किससे करेंगे, स्थिर आपस में वालों से, है ना। स्थिर अपने वाले अपने किससे किससे रिश्ता करेंगे, चर राशि वालों से। लेकिन डुअल वाले जो है ना अपने अपने स्वभाव ये से। अपने संबंधियों से, अपने जैसे ही स्वभाव वालों से, है ना, इनका संबंध रहेगा। डुअल का डुअल से संबंध रहेगा। इनका कोई मतलब नहीं है चर, ना ये चर देखेंगे, चर को देखेंगे, ना स्थिर राशि को देखेंगे, ठीक है। जी और जैसा हमने यहाँ देखा स्थिर राशियों में, स्थिर राशि पहली स्थिर राशि, पहली चर राशि कैंसर को देखेगी, हाँ जी। क्योंकि कैंसर एक घर दूर है इससे, है ना। हम्म, दूसरा एस्पेक्ट किसको देगी ये, 7 7 तीसरा एस्पेक्ट किसको देगी, 10 10 कैप्रिकॉर्न तो क्या चौथा एस्पेक्ट भी देगी क्या। नहीं
हाँ, क्योंकि इससे पीछे जो ये चर राशि है ना, उसको हम्म। ये आस्पेक्ट नहीं करेगी। हम्म। जैसे चर राशि अपने से स्थिर इमीडिएट भाव, आगे या पीछे को नहीं देखना है। हाँ, इमीडिएट आगे वाली जो चर राशि थी, स्थिर राशि थी, उसको वो आस्पेक्ट नहीं दे रही थी। ऐसे जो स्थिर राशि है वो अपने से इमीडिएट इमीडिएट पीछे वाले पीछे को जो को ज्वाइंट होगी राशि, उस पर आस्पेक्ट ना जाके बाकी जो तीन बचेंगी 4, 7 और 10, उसको आस्पेक्ट जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। बड़ी आसानी से समझ में आ गया आपको, है? लोग तो इसी में जाता कंफ्यूज हो सर। जाते हैं नहीं दृष्टियों में सर, ही। कंफ्यूजन तो है, पर प्रैक्टिस से ही वो समझ में आएगा। मतलब कंफ्यूजन है। ये मैं अपनी नहीं, कंफ्यूजन कुछ नहीं है सर। आपने जितना अच्छे से बताया ना, उसे एक ही झटके में पूरा नहीं जा सकेगा। मैं ये मेरे तरफ से बोल रहा देखो, मैं फिर आपको समझाता हूँ सिंपल वे में, और सिंपल करने की कोशिश करता हूँ इसको। चर राशियां हमारी 4 हैं, 1, 4, 7, 10। ठीक। तो जो भी राशि से हम दृष्टि देखते हैं ना, चाहे वो चर हो या स्थिर हो, उसके साथ लगती जो राशि होगी, जैसे चर ने स्थिर को देखना है, तो 1 नंबर के साथ जो स्थिर राशि को ज्वाइंट है वो 2 नंबर जी। है ना? अगर इसके पीछे देखे तो द्वि स्वभाव राशि, द्वि स्वभाव से तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। जी। चर का और स्थिर का द्वि स्वभाव से कोई मतलब ही नहीं है। द्वि स्वभाव का केवल द्वि स्वभाव से मतलब है, डुअल साइन से मतलब है। डुअल साइन हमारे कौन से हैं? 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 12। है ना? इनका तो कोई रिलेशन इनसे है ही नहीं, ना चर राशि से रिलेशन है ना स्थिर राशि से रिलेशन है। तो यदि ठीक। हम जिस चर राशि की बात कर रहे हैं उसके साथ जो भी स्थिर राशि कनेक्टेड होगी, वहां दृष्टि नहीं जाएगी। जी। जैसे 4 नंबर के साथ 5 नंबर कंजंक्टेड है, क्लोज है ना, नेक्स्ट है बिल्कुल उससे, तो यहां पर इसकी दृष्टि नहीं होगी। ऐसे ही 7 नंबर के इमीडिएटली बात कौन सी है? 8 नंबर, तो यहां इसकी दृष्टि नहीं होगी। 10 नंबर के बिल्कुल को ज्वाइंट है स्थिर राशि 11 नंबर, ये स्थिर राशि है ना, जी। तो बिल्कुल को ज्वाइंट है ना, नेक्स्ट है एकदम, जी। तो यहां इसकी दृष्टि नहीं होगी। बाकियों पे दृष्टि डालेगा ये। बाकी जो स्थिर राशियां बच जाएंगी, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर। हाँ। ठीक है? जी। ठीक है। यानी कि जिस भी चर राशि के साथ स्थिर राशि पड़ रही है, उस पर उसकी दृष्टि नहीं जाएगी। और यही सूत्र आपका काम करेगा स्थिर राशियों के ऊपर। स्थिर राशियों के साथ जो चर राशि कनेक्टेड है, जैसे 2 नंबर के केस में उसके पीछे 12वें भाव में 1 नंबर राशि है, तो यहां इसकी दृष्टि ना होके कहाँ जाएगी? इस पर, इस पर और इस पर। 7, जी। 7, 10। और 5 नंबर के केस में इसके साथ कौन सी राशि कनेक्टेड है, चर राशि? 4 नंबर। 4। प्रफुल्ल जी, 7 4 नंबर। नंबर ही। 7। इसके पीछे 4 नंबर है ना, तो पीछे इसकी दृष्टि नहीं होगी। ये इसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? कहाँ का दृष्टि डालेगा ये? 7 नंबर पे, 7 10 के नंबर पे प्लस और 10 1 नंबर नंबर पे, पे। 1 नंबर पे। ऐसे ही जो इससे अगली स्थिर राशि है वो 8 नंबर है ना? तो जी। 8 नंबर जो है वो अपने से पीछे कनेक्टेड जो चर राशि है, 7 नंबर 7 तुला राशि, इस पर उसकी दृष्टि नहीं होगी। किस नहीं पर हो। होगी फिर? केवल 10 नंबर पे, 1 10 नंबर पर पे और 1। 4 नंबर पे दृष्टि होगी। जी। सेम एज विद कुंभ 11। राशि, है ना? कुंभ राशि के पीछे जो है चर राशि है, तो उस पर जी। दृष्टि ना होके केवल जो आगे वाली चर राशियां 1 नंबर, 4 1 नंबर और से 7 नंबर, 4 यही नंबर, दृष्टियां होंगी 7। इसकी। सर यहाँ पर तो लियो में ठीक। आपने लिखा लिब्रा कैप्रिकॉर्न एंड एरीज पे होगी, तो ये इमीडिएट पीछे वाली पे नहीं होके आगे हाँ, उसके 7 साथ नंबर। कनेक्टेड कौन सी है? कर्क है ना, हाँ जी। तो आप, कैंसर है ना, हाँ वो उस पे नहीं होगी ना। इस पे नहीं ठीक है। होगी ना, कैंसर पे नहीं है। राइट। केवल लिब्रा पे, कैप्रिकॉन, एरीज पे, ये रही लिब्रा, ये रही कैप्रिकॉन, ये रही एरीज। 4 नंबर पे नहीं होगी क्योंकि उसके साथ कनेक्टेड है वो, राइट। है ना? और ऐसे ही आप इसको देख लो, स्कॉर्पियो को, उसमें भी कैप्रिकॉन 10 नंबर है, ये 1 नंबर है और ये 4 नंबर है। 7 नंबर पे दृष्टि नहीं है। ठीक है। राइट सर। और द्वि स्वभाव राशियां तो केवल द्वि स्वभाव राशियों से ही संबंध बनाएंगी, है ना? संबंध रख। उन्हीं पर ही दृष्टि रहेगी उनकी, आपस में ही दृष्टि संबंध होगा इनका। मान लो कोई प्लेनेट जो है 3 नंबर राशि में बैठा है, यहां अगर कोई प्लेनेट मान लो बैठा है आपका, मान लो बुध बैठा है, तो बुध की दृष्टि यहाँ है ना? बुध की दृष्टि 6, यहाँ है और बुध की दृष्टि यहाँ है। 9, 12। 6, 9, 12,
ये लिखा ना 6, वर्गो 6, सजिटेरियस 9, पाइसेस 12। जी इसी तरीके से कन्या जो होगी वो कन्या इन तीनों को देखेगी, सजिटेरियस, पाइसेस और जेमिनी। यहाँ, यहाँ और यहाँ इनका आपस में ही जो है ना दृष्टि संबंध रहेगा दूसरी राशियों के साथ, यानी कि ये मान लो कि इंटरकनेक्टेड है सारी राशियां आपस में। जी ठीक है, बस ये दृष्टियां हैं इसकी। एक दो बार आप करोगे प्रैक्टिस तो पता समझ में आ जाएगा। Sir, यस सर। when we consider these aspects, we should not consider the Vedic aspects, नो, right? मैं आपको Only बताऊंगा ना कि ये एस्पेक्ट्स, व्हेन डू यू नीड दीज एस्पेक्ट्स, आई विल टेल यू इन प्रेडिक्टिव, व्हेन वी कम ऑन द प्रेडिक्शन, व्हेन विल डू प्रेडिक्शन ना, अभी प्रेडिक्शन नहीं की ना हमने, जब प्रेडिक्शन पे आएंगे, प्रेडिक्शन में मैं आपको बताऊंगा आपको केपी में से कितना उठाना है, हाउ मच सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट यू नीड इन इन योर रेसिपी, है ना, जब हम रेसिपी बनाएंगे, हाउ मच यू नीड ऑफ जेमिनी, जेमिनी को कितना यूज करना है ना, बीएनएन को आपको कितना, ये सब क्या है हमारी रेसिपीज हैं, लाल किताब को कितना आप यूज करोगे, ये सब मैं आपको लास्ट में कंसोलिडेट करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कहाँ से आपको क्या चीज इजीली, इजी फॉर्म में, या आप इनका यूज करते हो तो आपकी रेसिपी कैसी बनेगी, डिलीशियस बनेगी और जल्दी बनेगी। Okay, sir. वैदिक में तो घूमते रह जाओगे, 15-15 साल पढ़ते रह जाओगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना। वैदिक तो समुंदर है, 3 जन्म में भी समझ में नहीं आएगा चीजें कहाँ से पकड़नी है। लेकिन कहीं हमें केपी पकड़ा देगी चीजों को हाथ में, कहीं जेमिनी का रेफरेंस लेंगे तो हमें चीजें दिख जाएंगी जल्दी से, कहीं नाड़ी से और कहीं लाल किताब से। वो कितना, किसका कितना यूज करना है, एस्पेक्ट्स कहाँ यूज करने हैं, दशाएं कहाँ यूज करनी है, विंशोत्तरी कहाँ अच्छे से रिजल्ट देगी, या चर जो आपकी स्थिर दशा सिस्टम है, या इसकी जो दूसरी दशा सिस्टम है योगनी, वो आपको कितना इस्तेमाल करना है, कितने इजी आपको चीजों को दिखा देगी जल्दी से। ये आपको लास्ट में मैं, जब सारी विद्याएं पढ़ लोगे ना, वैदिक पढ़ लिया आपने, केपी आपने पढ़ ली, अब थर्ड चैप्टर है आपका जेमिनाई का, इसके बाद 4-5 और पढ़ लेंगे, उसके बाद इनको कितना कितना यूज करना है। भाई एक रेसिपी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सॉल्ट भी चाहिए, है ना, स्पाइसेस भी चाहिए, है ना, ग्रीन चिली भी चाहिए, काफी इंग्रेडिएंट चाहिए, तब जाके तो एक रेसिपी बनती है कि नहीं बनती है। Yes, यस सर लास्ट में इसको कंसोलिडेट करेंगे, लास्ट में इसको देखेंगे हमें अपनी प्रेडिक्शन में क्या चीज कहां से पिक करनी है और कितनी करनी है। गॉट इट। yes, sir. यस ऐसा नहीं है तो कि सर खाली इसमें वैदिक वाले प्रेडिक्शन नहीं कर पाते जिन्होंने केवल वैदिक पढ़ी है, नहीं ऐसा नहीं है, जिन्होंने वैदिक पूरी पढ़ी है ना वो प्रेडिक्शन कर पाते हैं। और पूरी पढ़ने के लिए आपको मेरे ख्याल से 1 जन्म भी कम है ना। ऐसे कोई केपी अंत वाले नहीं भी, है। आपने केपी भी देखी, केपी भी आपने पढ़ के देखी, कहीं ना कहीं हम फंस जाते थे केपी में, फिर वैदिक में आना पड़ता था, क्यों यस जगदीश सर। जी, बिल्कुल सही है सर। है ना। वैदिक में भी, केपी में भी आपने देखा कि जब हम फंस जाते थे या हमें चीजें समझ में नहीं आती थी, फिर हमें वैदिक का रेफरेंस लेना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं ये सारी विद्याएं आपको एक ईज देंगी, एक प्रिडिक्शन में आपको स्मूथनेस देंगी, क्विकनेस देंगी और सटीकता देंगी, बट लेकिन कई लोग अभी सर नहीं। यही कहते हैं, वैदिक से ही बताओ, आप वैदिक से ही बताओ, ये सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं लोग। हाँ तो वैदिक से, ये सब वैदिक के तो हैं, ये केपी कहाँ से आई है, जापान से हम्म। थोड़ी आई है ये महर्षि जैमिनी जो थे वो चंद्रमा, चंद्र प्लेनेट पे थोड़ी बैठे हुए थे। भृगु महाराज कहाँ थे, वो भी तो यही थे, सब वैदिक के ही हैं ये, हम्म। सब वैदिक के ही हैं, लेकिन वैदिक के रिफाइंड वर्जन है। जैसे मान लो एक दूध है ना, दूध के अंदर से ही खोया निकलता है, वहीं से पनीर। पनीर बना, वहीं से घी बना, वहीं से यस छाछ सर, बनी, छाछ बनी, है ना, दही बना। वहीं से दही बना। तो क्या क्या बना सकते हो आप दूध से, तो वैदिक तो दूध है, दूध का समंदर है। केपी जी ने खोया बना दिया, जैमिनी जी ने पनीर बना दिया, है ना, ऐसे ही घी बन गया, ऐसे ही किसी ने अलग अलग छाछ बना वैरायटी। दी। अब आपको क्या चाहिए, आपको जब मान लो आपको खीर बनानी है, तो खीर बनानी है तो भाई साहब दूध चाहिए, दूध तो चाहिए ना। यस सर। भाई दूध लोगे, साथ में आप, है ना, इसमें खोया डालोगे या क्या चीज डालोगे, तब जाके खीर बनेगी। हलवा बनाना है या क्या चीज बनाना है, या मटर पनीर बनाना है ना, तो कहाँ कितना क्या इस्तेमाल करना है ये आपको
कंसोलिडेटली लास्ट में जाके जब प्रिडिक्शन करने बैठोगे ना, तब आपको याद आएगा, अरे हाँ यार, ये तो केपी में बड़ी अच्छी दिखती थी यार, ये तो वैदिक में पढ़ा था हमने, ये तो जेमिनी का बड़ा अच्छा सूत्र है, जेमिनी बड़े अच्छे से चीजों को दिखा देती है। तो ऐसे ही जो एस्पेक्ट है, ये कहाँ हमें यूज करना है, ये मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा, वरना आपके दिमाग के दौड़े ना एस्पेक्ट को छोड़ के उस तरफ दौड़ने शुरू हो जाएंगे। अभी से आप उसकी चर्चा करना शुरू कर दोगे। समझ रहे हो? ये Yes. एस्पेक्ट काम आएंगे, प्रिडिक्शन में काम आएंगे, लेकिन कहाँ आएंगे ये मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ओके सर। है ना, वरना आपके सवाल शुरू हो जाएंगे धकाधक AK-47 की तरह। जी सर, आज यही सवाल चल रहा था दिमाग में, आपने खत्म कर दिया उसको। बस चलते चलो धीरे धीरे, है ना। जी। जब आपको पता है कि आपने माता वैष्णो देवी की चढ़ाई करनी है, तो उस वक्त क्या बोलते हो मुंह में? जय माता दी। जय माता दी। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा। जय जय माता दी माता कहता जा। बस अब जय माता दी करते चलो और आगे आगे बढ़ते चलो, है ना। बाद में जाके दर्शन आपको जरूर होंगे, माता रानी जरूर प्रसन्न होगी, सबको दर्शन होंगे। क्या समझे? यस सर। अब समझ में आया? Yes. चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे दृष्टियां है ना, ऐसे ही जो जैमिनी का मूलभूत सिद्धांत है, जो बेस है, जो बेस है वो क्या है? वो है कारका। जैमिनी प्योरली कारका पे बेस्ड है ना। अब उस कारका को समझते हैं, कारका क्या है, कौन सी कार है ये, है ना, किस पे ऊपर जैमिनी जी हमारे को बिठा के ले जा रहे हैं। तो कारक को समझते हैं सबसे पहले। कारक हमने उसमें भी पढ़े थे, वैदिक में भी पढ़े थे जी। Yes. भाई। प्लेनेट के हमने हर प्लेनेट के नेचुरल कारक मारक। सिग्निफिकेशन पढ़े थे। जी। यस सर। जी सर। जैसे सूर्य जो है पिता का कारक है, पढ़ा था हमने। जी। मून माता का। जैमिनी जी ने भी माना, हाँ जी बिल्कुल पिता के कारक हैं। चंद्र को उन्होंने माता का कारक माना था, महर्षि पराशर जी ने। जी सर। यहाँ पर जैमिनी जी ने कहा हाँ जी बिल्कुल माता जी के कारक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल को भाई का कारक माना था, यस। जैमिनी महाराज भी कहते हैं हाँ जी भाई के कारक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से बुध को जैसे व्यापार वगैरह का कारक माना गया था, है ना। तो नैसर्गिक कारक तो वही रहेंगे जो हमने वैदिक में पढ़े हैं। नैसर्गिक मतलब नेचुरल सिग्निफिकेशन प्लैनेट के वही रहेंगे जो हमने वैदिक में पढ़े हैं, उससे बिल्कुल हटके नहीं है, सेम वही कारक हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है स्टोरी में। अकॉर्डिंग टू पराशरी द कारका प्लैनेट्स आर कंसीडर्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर हॉरिफिक। तो पराशरी में भी चाहे नैसर्गिक कारक सूर्य पिता का है, लेकिन किसी कुंडली में यदि सूर्य सप्तम भाव का मालिक है, सेवंथ लॉर्ड है, तो उसको क्या रोल मिला कुंडली में? सर वैदिक में हाँ, वो नीच का हो जाता है ना वैदिक में। वैदिक में नीच का हो जाता है, क्या बात है। तुला राशि में सर। मैंने तुला बोला, मैंने पत्नी का। राशि बोली, मैंने सेवंथ हाउस बोला, सेवंथ का अच्छा हाँ, लॉर्ड वो है यदि। पत्नी शादी का घर हो गया, वाइफ का घर। हाँ मैरिज। तो पत्नी का हो गया ना वो। हाँ जी सर। जी। मान लो ये कुंडली है ना। वाइफ का घर हो गया। ये वैदिक की बात कर रहे हैं, हमने वैदिक में क्या पढ़ा अभी तक? वैदिक में हमने पढ़ा कि यदि सूर्य सप्तमेश है, तो किसका कारक हो गया ये? शादी मैरिज का। मैरिज का, पत्नी का, पत्नी का। है ना, बिजनेस पार्टनर का, हम्म। किसी भी तरीके की हमारी लीगल पार्टनरशिप है उसका कारक हो गया। रिलेशनशिप लेकिन का। नैसर्गिक कारक तो पिता का ही रहेगा ना वो। जी। नैसर्गिक कारक किसका था? पिता का, है ना, मोटा मोटी। बाकी और बहुत चीजों का कारक होता है। परंतु वैदिक में भी हमने पढ़ा था कि कुंडली टू कुंडली प्लेनेट को अलग अलग हाउसेस की लॉर्डशिप के अनुरूप क्या मिलती है? जिम्मेदारी मिलती है ना। लेकिन कारक तो वो नैसर्गिक कारक तो उन्हीं चीजों के रहेंगे। वैदिक में भी यही माना, और जी। जैमिनी में भी इनको, जैमिनी में भी देखो दो तरीके से इनको माना गया। एक तो नैसर्गिक, वैदिक में भी माना गया कि भैया पहला तो ये प्लेनेट जो होता है जहां जो उसके नेचुरल कारकत्व है, नेचुरल सिग्निफिकेशन। दूसरा उसकी लॉर्डशिप के अनुरूप।
लॉर्डशिप मतलब किस भाव का स्वामी है, भावेश है, जिसको भावेश बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? भावेश। किस भाव का स्वामित्व मिला है कुंडली में, क्या उसको रोल मिला है ना। उसके साथ साथ नेचुरल सिग्निफिकेशन भी काम करते हैं। जैमिनी जी ने भी यही कहा कि ठीक है पराशर जी, आपने बोला है कि प्लेनेट के नेचुरल सिग्निफिकेशन तो वही रहेंगे जो आपने बताया। अभी सूर्य पिता का कारक रहेगा, चंद्र माता का रहेगा, मंगल भाई का रहेगा, बुध बृहस्पति बच्चों वगैरह का रहेगा, है ना। और इसी तरीके से सारे प्लेनेट रहेंगे। लेकिन जेमिनी जी ने जो दूसरी थ्योरी दी है ना, वो प्लेनेट की लॉर्डशिप को ना मान के उन्होंने कहा प्लेनेट लॉर्डशिप को नहीं मानता मैं, है ना, भावेश नहीं मानता मैं। तो बोले क्या मानते हो फिर? उन्होंने कहा लॉर्डशिप नहीं, मैं इनको कारक कंसीडर करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ, कौन से बेसिस पे? Natural signification. डिग्री। Degree. उन्होंने कहा मैं तो डिग्री के हिसाब से कारक डिसाइड मानूंगा। करूंगा कि कौन किसका कारक बनेगा। बात समझ में आई? जी यहाँ पराशर जी ने कहा, क्या कहा कि भैया उसकी राशि किस भाव में पड़ती है, उस भाव का स्वामित्व उसके पास है, तो वहां का वो लॉर्डशिप कारक के बनेगा। अनुरूप कारका बनेगा। जैसे इस कुंडली में देखें तो सूर्य भले ही पिता का कारक है, लेकिन इस कुंडली में शादी का कारक है। जी इस कुंडली में यदि चंद्र जो है माता का कारक है, नैसर्गिक माता का कारक है, लेकिन इस कुंडली में किसका कारक है लॉर्डशिप के हिसाब से? रोग रोग रन रोग रण रिपु वगैरह हाँ। जो देखते हैं हम सिक्स्थ हाउस से। काम वगैरह। अगर किसी को बीमारी हो रही है, बीमारी है या कुछ भी है, कर्जा है या शत्रुता है, तो कहाँ देखेंगे हम? कर्क राशि को पकड़ेंगे ना, कर्क के स्वामी को पकड़ेंगे, यानी कि चंद्रमा को पकड़ेंगे। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, यही देखा हमने वैदिक में। यस सर। पर उसका जो नैसर्गिक कारकत्व है तो माता का ही रहेगा ना, हम्म। इमोशंस का ही रहेगा ना, यस सर है ना। हम्म। अब सेम स्टोरी यहाँ फिट होती है। जैमिनी जी ने कहा ठीक है, सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, इमोशंस का कारक है, और वो सारी चीजों का कारक है जो जो हमने पढ़े हैं, है ना। परंतु मैं उनकी जो दूसरा रोल है ना, जो दूसरा रोल उनको कुंडली टू कुंडली वेरी करता है। आपकी कुंडली में अलग है, मेरी कुंडली में अलग है, सबकी कुंडली में अलग अलग रोल है। वो किस बेसिस पे उन्होंने माना? उन्होंने कहा मैं कार का डिसाइड करूंगा प्लैनेट्स डिग्री की डिग्री, है ना, बेसिस ऑफ द प्लैनेट डिग्री, डिग्री ऑफ प्लैनेट। उन्होंने कहा मैं प्लैनेट की डिग्री के अनुसार इनके कारकत्व डिसाइड करूंगा, मैं उनको राशि का स्वामित्व नहीं दूंगा, उसके हिसाब से मैं नहीं डिसाइड करूंगा। तो अब हमें क्या देखना है, इसको समझना है कि जो प्लैनेट की डिग्रियां हैं उसके बेसिस पर कारका कैसे डिसाइड होते हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में। तो उसको समझने से पहले हमें कारका समझना पड़ेगा कि वहां पे कौन कौन से कारक उन्होंने हमें जेमिनी ऋषि ने दिए। अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ जेमिनी वेरी विद रिगार्ड टू द ईस्ट हॉरोस्कोप, हर कुंडली में, अब मान लो 11 नंबर की कुंडली है, जैसे हमने पीछे ड्रॉ की थी 11 नंबर की, 11 नंबर की कुंडली के तो बहुत सारे करोड़ों लोग होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हमारी क्लास में 3-4 होंगे, जी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? जी पहला तो मैं हूँ। पहले आप हो, है ना, दूसरा कोई और भी होगा, 3-4 तो यही मिल जाएंगे आपको। यस तो इसके इसके मतलब ये है कि जब कुंडली एक नंबर की एक ही राशि की है तो सबका सप्तमेश सिंह सूर्य ही होगा ना, हम्म। है ना, जरूरी है ना ये। जी यस। अगर मान लो हम में से सारे ही 6 नंबर राशि के या 11 नंबर लगन के जातक होते, हम सबकी 11 नंबर होती, तो हमारा सप्तमेश कौन होता? सूर्य ही होता, सूर्य। सूर्य ही होता यस सर। है ना। बाय डिफॉल्ट सबका सूर्य होता। अब सूर्य कुंडली में कहाँ बैठा है, किधर बैठा है, कैसा बैठा है, वो सब बातें अलग है ना। लेकिन जैमिनी महाराज ने कहा कि ऐसा कोई सीन नहीं है, हर कुंडली में केवल 7 ही कारक मैं दूंगा। 7 कारक बनाए उन्होंने, कौन कौन से? नंबर 1 सन आत्म कारक। आत्मकारक। सन कौन बोला?
सॉरी सर। सन कहाँ से आ गया यहाँ? सन सूर्य दिखाई दे रहा है कहीं? नहीं, मैं वो कार का ध्यान में रह गया। वो नैसर्गिक कारक है, उसको छोड़ दो। जी अब जेमिनी के कारक समझो। जी। तो सबसे पहले उन्होंने बनाया आत्म कारक। आत्म कारक AK-47 है ना, ये AK-47 है आपकी कुंडली का। AK-47 कौन है? आत्मकार। आत्म कारक। आत्म कारक। दूसरे नंबर पे कौन सा है? अमात्य कारक। वो अमात्य ग्रीन कारक कलर, है। ग्रीन कलर चार्ट में आता है ना, वो है ना आत्मकार का, वो पराशर लाइट में ग्रीन कलर अभी बार प्राशरलाइट को चार्ट भूल में। जाओ, अभी इसको पढ़ो। प्राशरलाइट में भी जाएंगे हम, चिंता मत करो, उसको छोड़ेंगे नहीं हम, है ना, वहीं से देखेंगे सब। अभी पहले इनको समझो कि पहले नंबर पे उन्होंने बनाया आत्मा कारक, जो आत्मा का कारक है। दूसरे को उपाधि दी अमात्य कारक। तीसरे को दिया भ्रातृ कारक। भ्रातृ है ना, भ्रातृ कारक। मातु भ्रातृ। कारक। फिर चौथे उन्होंने बनाया मात्र कारक। मात्र। पांचवा दिया उन्होंने पुत्र कारक। कारक। फिर ये दिया उन्होंने जाति छठे कारक। नंबर पे ज्ञाति कारक। इसको ज्ञाति कह लो या नाती कारक भी बोलते हैं कई लोग, है ना, नाती कारक। गनाती कारक बोलते हैं, गनाती कारक, कुछ भी प्रोनाउंस कर लो, है ना। और लास्ट में उन्होंने दिया दारा कारक। दारा कारक। दारा सिंह था ना, जी जो वही उठा है। उठा के पटकता था, हाँ जी। ये वही दारा कारक है। सर इसका मीनिंग थोड़ा बता देगा? थोड़ा क्यों बताएगा, पूरा बताएगा। अभी थोड़ा नहीं बताएगा, हम पूरा बताएगा, पहले इसको यही समझो, पटक यही पटकने वाला है सब। है ना। तो पहले इसको समझो। 3, 4 एंड 5 पता है, सेकंड 6 सारे एंड 7। बताएगा, हम 1 से लेके 7 तक सब बताएगा, पर थोड़ा सा ब्रेक के बाद बताएगा, है ना। तो इसका ठीक है। नाम पहले आप समझ लो, रट लो। रट लो, आत्मा कारक, अमात्य कारक, भ्रातृ कारक। भ्रात मीन्स ब्रदर, है ना। मातृ मीन्स मदर। पुत्र माता मीन्स कारक। पितृ पुत्र, है पुत्र ना। कारक। अरे रोग पितर कारक। नहीं, पुत्र। पितर को कहाँ ले आए, पुत्र अभी पितर को भूल पुत्र जाओ। पुत्र कारक सर, पुत्र कारक बोल रही हूँ, ज्ञाति हाँ कारक। दारा हाँ कारक। हाँ, जो लिखा वो पढ़ो। अपने मन गढ़ंत कहानियां मत, पितर मत बना दो उसको, ये पुत्र है। पुत्र पुत्र सर, हाँ वो गलती से बोला गया। ठीक है। इसको बोलते हैं ज्ञाति कारक, इसको बोलते हैं दारा कारक, है ना। बस ये पहले नाम रट लो आप। अब डिटेल में बताएंगे आपको ये क्या होते हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी सर ये जो कारक 7 दिए हुए हैं, क्या ये जो हमारे काल पुरुष की कुंडली है, पहले 7 भाव से ही कॉरेस्पॉन्डिंग है? नहीं, ओके। कोई लेना देना नहीं है, ना काल पुरुष, ना राशियां, ना कोई लेना ना देना जेमिनी में। अब उसको समझो। सिर्फ ठीक। उन्होंने क्या लिया वैदिक का, जो प्लेनेट के नेचुरल कारक्स हैं, नेचुरल कारकत्व हैं प्लेनेट्स के, बस उसको कंसिडर किया। नेचुरल कारकत्व आप समझ गए, सूर्य पिता का, चंद्र माता का, मंगल भाई का, है ना। बस ये नेचुरल कारकत्व को उन्होंने सारे प्लेनेट्स के, जैसे बृहस्पति संतान का कारक है, नैसर्गिक कारक, है ना, धन का कारक है, ठीक है। शुक्र जो है हस्बैंड या वाइफ का कारक है ना, लग्जरीज का कारक है। सैटर्न लॉन्जिविटी का कारक है, दुख का, रोग का, पीड़ा का, है ना, लंबी बीमारी का, वो सब चीजें ठीक हैं। तो वो जो राहु जो है ना, ये मैटरनल साइड का हम मानते हैं, केतु को पैटर्नल साइड लेते हैं। तो ये सारे जो वैदिक में हमने पढ़े हैं कारकत्व, वो तो इन्होंने माने ही माने, लेकिन उसके साथ साथ जो अपने इन्होंने 7 तरह के कारक, वो थे हमारे नेचुरल सिग्निफिकेटर। वो टर्मिनोलॉजी नेचुरल कारकत्व, है ना, नेचुरल कारकत्व। फिर उसके बाद हमने पढ़ा वहां पे वैदिक में लॉर्डशिप के अनुसार भावेश, भाव का स्वामी, है ना, भाव का स्वामी रिस्पॉन्सिबल होता था ना। हम क्या देखते थे वैदिक में? वैदिक में यदि हमने शादी देखनी थी तो हम क्या देखते थे? 2, 7, 11, है ना, यानी कि सेकंड भाव, सप्तम भाव और इच्छा पूर्ति का भाव, और उसके साथ शादी का कारक कौन है? शुक्र है। कारक को पकड़ लेते थे ना वहां पे भी। हाँ। कारक का कंसिडरेशन करते थे नहीं करते थे? राइट। अगर वहां बच्चे की बात कर रहे हैं तो बच्चे के लिए क्या हम बृहस्पति का कंसिडरेशन नहीं करते थे? जी। करते थे नहीं करते थे? करते थे ना, जी सर। जरूर करते थे। है ना। तो पंचम भाव का लॉर्ड, वो तो चलो वो बताएगा कुंडली टू कुंडली, और पंचम भाव का लॉर्ड हर कुंडली में अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे बुध है, किसी की कुंडली में चंद्र हो सकता है, किसी के सूर्य हो सकता है, किसी के
मंगल हो सकता है, किसी के शनि हो सकता है, कुंडली टू कुंडली वेरी करेगा ना, लेकिन कारक तो वही रहेगा ना। अगर बच्चे की बात कर रहे हो, प्रोजनी की बात करते हैं, तो जुपिटर का कंसिडरेशन करते थे हम, जुपिटर को देखते थे भाई जुपिटर कुंडली में कैसा है, संतान कारक है नहीं है, संतान देगा या नहीं देगा, या पिटा हुआ है या अस्त है पस्त है क्या है, सब देखते थे नहीं देखते थे। जी सर। शादी के लिए हम शुक्र का कंसिडरेशन करते थे, दोनों कुंडली में नहीं करते थे, मेल फीमेल में। जी। कारक क्यों करते थे? क्योंकि ये कारक थे। लेकिन उसके साथ साथ हम हाउस के लॉर्ड का यानी कि भावेश का भी कंसिडरेशन करते थे। तो यहाँ आपको कारका तो लेना ही है जैमिनी में, लेकिन भावेश नहीं लेना। भावेश की बजाय यहाँ पे जो ये 7 कारक इन्होंने दिए हैं, जैमिनी महाराज ने जो 7 हमें कारका दिए हैं, आत्म कारक, अमात्य कारक, भ्रातृ कारक, मातृ कारक, पुत्र कारक, नाती कारक, दारा कारक, केवल इनको देखना है, फाइंड आउट करना है। पहले तो कुंडली में निकालना सीखेंगे कि कैसे निकलते हैं, फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो समझेंगे अब हम। तो पहले इनको निकालना समझते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैमिनी महाराज ने क्या कहा कि प्लेनेट की डिग्री के ऊपर, हर प्लेनेट की डिग्री के अनुसार कारका डिसाइड होंगे। तो आपकी कुंडली में या किसी भी कुंडली में द प्लेनेट विद द हाईएस्ट डिग्री इन एनी साइन, हाईएस्ट डिग्री इन एनी साइन, आई एम अगेन सेइंग इन एनी साइन, किसी भी राशि में बैठा हो कोई भी प्लेनेट विद द हाईएस्ट डिग्री, डिग्री कितनी होती है हमारी एक राशि में? 30। 0 से लेकर 30 डिग्री तक हो सकता है, उच्चतम। यही हो सकता है ना। जी। तो जो प्लेनेट 0 से लेके 30 डिग्री के अंदर सबसे हाईएस्ट डिग्री में बैठा होगा, दैट विल डिसाइड एज अ आत्मकारक प्लेनेट। द आत्मकारक प्लेनेट इज दैट प्लेनेट विच हैज द हाईएस्ट डिग्री इन एनी चार्ट। अब इस चार्ट में आप देखो सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी है, मुझे बताओ, है ना? शनि की। Saturn has taken highest degree, sitting on the 29 degree 32 minutes 16 seconds, right? तो Saturn will be decided as a आत्मकारक प्लेनेट। ये बन गया आत्मकारक, है ना? AK-47 बन गया ये। अब इसके बाद सेकंड हाईएस्ट सैटर्न के बाद कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसके पास सेकंड हाईएस्ट डिग्री है? चार्ट में देखो यहाँ पे ध्यान से, बुध है। इसके बाद आ जाता है बुध का नंबर विद 25 डिग्री। यानी कि एक रेस हो रही है, इन 9 प्लैनेट्स में रेस लगी है। इनमें 9 में ना आप इन 2 को छोड़ दो, राहु केतु को। ये 7 प्लैनेट की बात करते हैं, सूर्य से लेके और शनि तक 7 प्लैनेट हैं। But these are 7 planets Yes, and we have only 7 planet कारका कंसिडरेशन, है ना? तो इन सब में रेस लगी है। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट कौन आया, जो सबसे पहले 0 से लेके 30 डिग्री तक पहुंचा। भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज एंडिंग पॉइंट। तो सबसे पहले कौन पहुंचा? सैटर्न। उसके बाद कौन सेकंड आया? मरकरी। मरकरी विल बिकम व्हाट वी कॉल मरकरी? अमात्य कारक। अमात्य कारक। अच्छा, अब रेस में थर्ड कौन आया ये देखो, वीनस। शुक्र। है ना? वीनस की 20 डिग्री है, इसकी 25 थी, इसकी 20 है, उसके बीच में कोई नहीं है, इनको भूल जाओ अभी। तो थर्ड आ गया हमारा, शुक्र को क्या बोलेंगे? भ्रातृकारक, है ना? फिर फोर्थ नंबर पे कौन आया? चंद्रमा। मून इज फोर्थ पोजीशन, रेस में मून फोर्थ पे आया है, मातृकारक। इट विल कॉल्ड मातृकारक। फिफ्थ नंबर पे सन। सन इज द फिफ्थ नंबर एज पर डिग्री, है ना? एंड नेक्स्ट मार्स। जुपिटर, आई गेस, जुपिटर विद 10 डिग्री 56 मिनट्स, है ना? तो जुपिटर इज एट 6th पोजीशन एंड एट द लास्ट मार्स। इट्स मार्स। 7 हो गए पूरे, यस। ठीक है?
ये चार्ट टू चार्ट वेरी कर सकता है, दिस इज एग्जाम्पल चार्ट, है ना। आपके चार्ट में या किसी के चार्ट में ये वेरी कर सकता है, क्योंकि प्लेनेट जो है हर डिग्री, हर चार्ट में अलग अलग डिग्री लेके आते हैं। ऐसा तो बड़ा रेयर होगा ना कि किसी, मतलब जुड़वा के केस में ही हो सकता है ना, ट्विंस के केस में हो सकता है केवल कि सारे कार का एक ही हो, है ना। हाँ जी। तो यहां पर किससे हमने डिसाइड किया, प्लेनेट की डिग्रीज। डिग्री से। डिग्रीज के ऊपर, डिग्रीज ने डिसाइड किया कि कौन सा प्लेनेट को किसका कारक माना जाएगा। ये कारक है सारे, है ना, ये सब कारक हैं। कोई आत्म कारक है, कोई अमात्य कारक है, कोई भ्रातृ कारक है ना, कोई मातृ कारक है, कोई पुत्र कारक है, कोई नाती कारक है, कोई दारा कारक है। अब इसका मतलब समझते हैं कि क्या मतलब होता है। और वैसे आपको ना देखने की आवश्यकता नहीं है, हमने जो सॉफ्टवेयर हमारे पास है वहां, अगर आप यहाँ 7 में आके देखो ना, K7 में, तो सब बने बनाए आपको मिल जाते हैं, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाते हैं। देखो सैटर्न AK है, यस सर। सैटर्न AK है ना, AK लिखा हुआ है सामने, है ना। क्या बुध अमात्य कारक यस सर। है ना। शुक्र भ्रातृ कारक मैचिंग हो रही है सर। है ना। तो ये सारी यहाँ मैचिंग होगी, आपको दिमाग का दही नहीं करना, आपको ये बना बनाया मिलेगा, पका पकाया। सिर्फ आपको इसको समझना है और इसको यूज कैसे करना है, बस वो आपको आना चाहिए। मैनुअल एक्सरसाइज इसलिए कराइए कि आपको पता होना चाहिए कैसे फाइंड आउट होता है, कैसे ये डिराइव होते हैं, है ना। अब सर इररिस्पेक्टिव ऑफ कि सैटर्न कहाँ किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, आत्मकारक है। उसके बाद नेक्स्ट बुध था, बुध देखो कहीं और बैठा है, किसी और राशि में है, किसी और के साथ कंजंक्ट है, कहाँ है, किधर है, कोई मतलब नहीं है। इसमें राशि का कोई मतलब नहीं है कि सब एक राशि में होने चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारे प्लैनेट एक ही राशि में बैठे होंगे आगे पीछे। संजय जी, जी सर। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि 7 के 7 प्लैनेट लाइन से जो है एक ही राशि में बैठ जाएंगे, है ना, और उसमें पता लग जाएगा कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया। ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं जी, सर अगर बैठ भी जाए तो भी डिग्री के हिसाब से डिग्री उनका तो सर, मार्क तो डिग्री तो चाहिए। रहेगी उनकी। ऐसा तो आपको किसी एक बिरली कुंडली में मिलेगा ना, सातों बैठे होंगे यहाँ पे, जी सर। है ना, हर कुंडली में सर तो पर नहीं मिलेगा डिग्री ना। तो सबकी होगी ना, डिग्री तो उन पे होगी ना। तो कुंडली के अंदर प्लेनेट कहीं भी बैठा है, किसी भी राशि में बैठा है, केवल उनकी जो डिग्री है वो डिसाइड करेगी कि उसको किस चीज का कारकत्व मिला है, कुंडली के अंदर क्या रोल मिला है। जैसे पराशरी में हम देखते थे कि हाउस में कौन सी राशि है, जैसे पंचम भाव में शनि की राशि है, तो शनि क्या हो गया, संतान कारक हो गया, संतान कारक। हम्म। जुपिटर शादी का कारक हो गया, है ना। 9 नंबर राशि जुपिटर की है, तो ये माता का कारक हो गया, क्योंकि माता के भाव में राशि किसकी है। सुनीता जी म्यूट कर लीजिए, जुपिटर। साउंड आ रही है आपके यहाँ से, इको हो रही है। तो यहां हम क्या देखते थे कि किस भाव में, अब जैसे मान लो नवम भाव में शुक्र है, तो यहाँ पे पिता का कारक कौन हो गया, शुक्र हो शुक्र। गया। क्यों, राशि उसकी पड़ रही है नवम भाव में, नवम भाव पिता का है, वैदिक में तो ऐसे ही देखते हैं ना हम। यस। तो यहाँ राशियों के अनुरूप उनको कारकत्व मिला था, लेकिन जेमिनाई में डिग्री के बेसिस पर उनको कारकत्व मिले हैं। इज दैट क्लियर अश्विन। या बट पीआई दिखता है सर इधर कहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं वो पितृकारक पे पीआई के। फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आया कि नहीं आया, उधर मत घुसो। मैंने बोला पराशरी मत देखो अभी, वो मैं या समझाऊंगा, एक एक चीज बारीकी में समझाऊंगा। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। जस्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू, इज दैट क्लियर टू यू और नॉट। यस। तो आज हमने क्या देखा, एस्पेक्ट्स। सबसे पहले हमने एस्पेक्ट्स देखे। एस्पेक्ट्स थोड़ा सा आज प्रैक्टिस करना, इनको लिखना अपने हाथ से, बना बना के चार्ट देखना, एक एक चार्ट बनाना, एक एक डायग्राम बनाना, अपने उसमें एक एक डायग्राम बनाना मेष राशि का। जैसे सबसे पहले आप मेष राशि का डायग्राम बनाना कि ये मेष है, मेष कहीं भी हो सकती है, मेष मान लो यहाँ है, इधर है मेष राशि, जरूरी नहीं कि मेष यही होगी, है ना। तो सबसे पहले चर राशि में मेष राशि है, उसको कहीं भी प्लेस कर देना। अब इसकी दृष्टियां लिखना कहाँ कहाँ पड़ेंगी।
तो बर्थ नेचुरल की सेकंड भाव में कौन सी पड़ेगी? 2 नंबर, है ना। तो यहां पर इसका एस्पेक्ट नहीं आएगा, है ना। इसका एस्पेक्ट कहाँ आएगा? यहां आएगा एस्पेक्ट, ओ सॉरी, सेकंड में नहीं आएगी, यहां एस्पेक्ट आएगा इसका, यहां एस्पेक्ट आएगा 11 और यहां आएगा। तो ये हाउसेस मार्क कर लेना, बाकियों को उड़ा देना यहां से ऐसे, है ना। ऐसे उड़ा देना बाकियों को, इसको भी उड़ा दो। यहां तो इसका एस्पेक्ट नहीं है ना, यहाँ है ना। तो यहां इसका एस्पेक्ट नहीं आएगा, 2 नंबर पे नहीं आएगा। तो मेष राशि किसको देख रही है? सिंह को, वृश्चिक को और स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। ऐसे ही फिर दूसरा चार्ट बनाना, छोटे छोटे चार्ट बनाना अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में, है ना। वहां पर फिर लिखना सेकंड नेक्स्ट राशि इज 4 नंबर, चर राशि। तो चर राशि की दृष्टियां कहां पड़ेंगी? चर राशि स्थिर राशि को देखती है। 8, तो 4 के बाद स्थिर राशि पहली कौन सी आती है? लियो, उसको छोड़ दो, लियो को। 6 7 8 8, 9 10 11 11 and 12 1 2, 2, बस yes. ये इसके एस्पेक्टेड हाउस हो गए। ऐसे करके एक एक एग्जांपल बनाना। ये एरीज का एग्जांपल हो गया, है ना। ये कैंसर का एग्जांपल हो गया। तो आपको इजीली याद रहेगा, चाहे वो किसी भाव में पड़े, वो राशि किसी भी भाव में हो, वहां से आपको एस्पेक्ट दिखने चाहिए, हैंडी एकदम दिखने चाहिए आपको। अभी हम एग्जांपल में क्या करते हैं कि एक नंबर यहां से फर्स्ट हाउस से शुरू कर देते हैं, तो हमें चीजें अच्छे से जो है दिमाग में बैठ जाती हैं। लेकिन जब चार्ट सामने आता है, तो वहां सारे मेष राशि के चार्ट तो नहीं आएंगे ना अश्विन आपके सामने, अलग अलग लगन के चार्ट आएंगे। तो फिर वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए इनके एस्पेक्ट्स को आप विद एग्जांपल छोटे छोटे डब्बे बना लेना, है ना। और इसको अपनी नोटबुक में 4 एग्जांपल ये है, 4 एग्जांपल ये है, 8 एग्जांपल हैं केवल। 4 कार्डिनल साइन के, 4 फिक्स साइन के। और ड्यूअल साइन तो आपको बनाना ही नहीं है, क्योंकि ड्यूअल तो ड्यूअल को ही देखेगा, इसमें तो कोई रूल है ही नहीं, है ना। ये एस्पेक्ट हो गया। और उसके बाद कारका में आपने देख लिया कि नेचुरल कारका वही रहेंगे, केवल और केवल डिग्री के ऊपर जेमिनी में डिग्री के बेसिस पे कारक का कंसिडरेशन होगा, कारक डिसाइड होंगे डिग्री के ऊपर। कैसे? विद फ्रॉम हाईएस्ट डिग्री लोएस्ट। टुवर्ड्स लोएस्ट डिग्री। बस जिसकी हाई है वो 1 नंबर है ना। उसके बाद ये डिसाइड हो जाएंगे फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। और 7 ही कारक है इसमें। जगजीत जी कहाँ गए, सो गए क्या? सर आगे कंटिन्यू करें? कर लो सर। कर लीजिए सर। मॉनिटर साहब बोलेंगे तो करेंगे भैया। तभी तो सर कल क्लास नहीं हुई सर। तभी नहीं हुई है? तो 6 घंटे एक ले मिनट मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लूं पहले। ये सारा ऑन रिकॉर्ड चला जाता ना